पहुंच गए थे। नमस्कार जय भाई। आखिरी बात मेरे ख्याल से 3 केस चल रहे थे, उस पर चर्चा हो रही थी, है ना? ये तो हुई थी ना बात। एक बड़ा के आया था, एक छोटा के भी आया था, एक बड़ा के भी आया था। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाइए। अब इन तीनों में क्या कनेक्शन है, उस पर आ जाइए। देखिए, जब आपने समझा तो 3 बातें इंपॉर्टेंट निकली। एक के आया, एक छोटा के भी है, और एक बड़ा के भी है। तीनों में क्या कनेक्शन है? तो तीनों में कनेक्शन आपको बताया गया था, जो बड़ा के है 100 टाइम्स ऑफ। ठीक है, तो अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए, हम्म छोटा के भी बड़ा होता है कि बड़ा के भी? कह रहे हैं वैसे वैसे तो बड़ा बड़ा होता है, लेकिन इस बार छोटा बड़ा है। तो ऐसी बातें नहीं करनी है ना। तो बताएं इस बार कौन दोनों में से बड़ा है अभी? छोटा के भी बड़े के भी से बड़ा है, चेक करिए। 10 टाइम्स वो भी। इन दोनों में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? देखिए, 100 छोटा के बी इज इक्वल टू 1000 बड़ा के बी। तो अगर आप काटे वटेंगे तो क्या बनेगा? छोटा के बी इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ बड़ा के बी। तीनों के नाम लिखें फटाफट, खींचते जाए। तो छोटा के बी बड़े के बी से बड़ा है 10 गुना। फटाफट खींचे तीनों के नाम। ये तीनों स्टैंडर्ड कांस्टेंट है, तो ये सब यूज होते हैं डायरेक्ट सवाल के अंदर। तो आप ये नहीं पूछ सकते कि भाई साहब ये कौन है वो कौन है। पता होना चाहिए आपको। ये मान के चलेगा वो कि आप तीनों को जानते हैं। अब वहां कई बार सवाल में क्या होता है, छोटा के भी दे देता है। तो लोग क्या कहते हैं कि मैंने कभी सुना ही नहीं, इसको पाल पोस के बड़ा करूंगे पहले, उसमें 2-3 साल लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। छोटा के भी दिया तो भी सवाल लगा के आना है, और बड़ा दिया है तो भी लगा के आना है। दोनों में रिलेशन पता है आपको। नाम पे आइए, तीनों के नाम। बड़ा के, छोटा के भी, बड़ा के भी। बताइए सबसे पहले पहला वाला। हम क्या पढ़ रहे हैं? ये सब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तो इसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। बाकी जो दो हैं ये कितने ग्राम सॉल्वेंट पे डिफाइन है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया मॉलिक्यूलर। ये मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। तीसरे वाले के को कब डिफाइन किया था? 1000 ग्राम सॉल्वेंट पे। इसका नाम है मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। खींचते जाए पहले, जल्दी खींचे बिना बकवास किए। बकवास करने का टाइम है नहीं, मतलब समझ रहे हैं? आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे हैं? बाकी समझे क्या होंगे आप? टाइम जाया करो थोड़ा, टाइम तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा फिर। टाइम से नहीं चलोगे तो तुम्हारा टाइम आ जाएगा, फिर ले जाएगा। वो वाला नहीं, एक और आता है, फिर जाना पड़ता है। समझ रहे हैं? तो थोड़ा टाइम से चलिए। अब बताइए, इन तीनों में जब हम चर्चा करते हैं, मैंने 3 फॉर्मूले आपको बताए थे, तीनों में से कौन सा फॉर्मूला सही है? तो तीनों सही है। तीनों एक ही हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि जो 3 फॉर्मूले आपकी कॉपी में लिखे हैं कौन कौन से। एक में बड़ा के लिखा होगा, एक में उसकी जगह पे 100 छोटा के भी लिखा होगा। सब लिखा है कॉपी में, अगर नोट किया होगा। तो तीनों सिमिलर फॉर्मूले हैं। तो कोई पूछे कि बताओ आंसर सही किससे आएगा? तीनों सही आएगा। ठीक है, अब उसमें से तीसरे वाले पे आ जाओ। तीसरा वाला क्या लिखा था बताओ, क्योंकि हम लोग ज्यादातर यही वाला यूज करते हैं। यहाँ पे बताओ
बड़े के की जगह क्या लिख दिया था तुमने, 1000 टाइम्स ऑफ बड़ा के बी। बड़ा के बी बराबर। सेम नहीं है, सेम तो 2024-25 तुम्हें लगता होगा। हाँ 25 अलग होता है, इवन ऑड है। हाँ, दोनों भी बहुत तनाई हो जाएगी तुम्हारे जीवन में। अब समझो, इसलिए सारा दिमाग इधर लगाओ। अब देखिए ये वाला जो 1000 है इसको अंदर भेज दें, तो जब इसको अंदर भेजेंगे तो बताइए यहाँ क्या बचेगा, के बी, और ये सब 1000 अंदर आ गया, तो बताओ अंदर क्या आ गया, डब्लू 1000, और M1 बड़ा डब्लू। बताइए छोटा डब्लू किसका मास था, सॉल्यूट का। किसमें यूनिट क्या है उसकी, ग्राम। बड़ा डब्लू किसका मास है, सॉल्वेंट का। तो बताएं छोटा डब्लू अपॉन M1 ये क्या बन गया, मोल किसके, सॉल्यूट के। और ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, 1000 अगर इधर लाके डिवाइड करते तो नीचे क्या बन गया, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो क्या ये पूरा मोलैलिटी बन गया। मोलैलिटी क्या होती है बताओ, मोलैलिटी होती है ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो देखिए ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए, और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो क्या ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। तो हम सवालों में ये यूज करते हैं, तो ज्यादातर लोग ये पढ़ के जाते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू छोटा है मोलैलिटी। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप एक फॉर्मूला ले जाइए, क्या इससे एक से सवाल लग जाएंगे सारे, हाँ कि ना, हाँ लग जाएंगे। लग जाएंगे, कैसे लग जाएंगे यही चर्चा करते हैं। एक ही से सारे सवाल लग जाएंगे, लेकिन सबके बारे में जानकारी होगी तब लगेंगे। लगेंगे एक से ही, लेकिन जानकारी सबकी होनी चाहिए। इसको नोट करें जल्दी से। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लें आपसे कहूं मैं कि एक सॉल्यूशन है मेरे पास जिसकी मोलैलिटी 1 है, 1 मोलल सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन एक्वस है, पानी बनाया हुआ है। तो सॉल्वेंट कौन है फिर, पानी। पानी का जो केबी है, बड़ा केबी 0.52, आपको बताना है देन डेल्टा टीबी की वैल्यू बताएं, ऐसा प्रश्न आया। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, नोट करते जाए फटाफट। दूसरा सवाल लें बगल में, बगल में एक और सवाल देखा कि मैंने सेम सॉल्यूशन बनाया, वो भी 1 मोलर था, और इस बार आपको पानी का छोटा केबी दिया हुआ है। अब लोगों ने क्या छोटा केबी देखा ही नहीं होता है, पढ़ा ही नहीं, तो मतलब उनको एक ही पता है बड़ा केबी होता है बस जीवन में। अब सवाल में ऐसा आ गया, अब कई लोग तो इसको कहते हैं मिसप्रिंट हुआ हो गए, पक्का ये बड़ा है, कि गट फीलिंग कह रही मेरी। तुम्हारी गट फीलिंग टमाटर में कीड़ा नहीं बता सकती, आग लगे ऐसी गट फीलिंग को। तो बताओ ये छोटा केबी है पहली बात तो। अब सवाल आपको लगाना पड़ेगा वहां पे, इस बार भी आपको क्या बताना है बताओ, डेल्टा टीबी। अब बताइए फिर से आपको यही सेम ऑप्शन देगा, तो पहला प्रश्न तो ये बताएं कि आंसर दोनों से जो आएगा क्या निकाला जा सकता है कि दोनों से या नहीं निकाला जा सकता। दूसरा सवाल सेम आएगा या अलग अलग आएगा। तीसरा सवाल फॉर्मूला दोनों में एक ही यूज करोगे या दो अलग अलग यूज करोगे, हैं। एक ही यूज करके काम खत्म किया जा सकता है। कोई पूछे मुझसे कि बताएं मैं अगर बिल्कुल स्मूथ चलना चाहूं तो मैं हर बार क्या लगाऊंगा, ये बड़ा के बी मोलैलिटी, यहां भी क्या लगाऊंगा, बड़ा के बी मोलैलिटी। अब देखिए पहले वाले में तो सवाल बिल्कुल सीधा सरल है, बड़ा के बी आपको दिया है, कितना लगा दो, मोलैलिटी की वैल्यू, खत्म हो गया सवाल, 0.52। ये डिग्री में या केल्विन में, डिग्री में भी वही आएगा और केल्विन में भी, क्योंकि जो चेंज होता है वो डेल्टा जो होता है वो डिग्री केल्विन में सेम होता है, बराबर है? उधर आ जाए, मान लीजिए वो सवाल आता है हम लगाएंगे अभी भी इसी से, लेकिन हमें ये के बी बड़ा वाला दिया नहीं है, तो क्या पता है हमें, रिलेशन पता है। क्या रिलेशन पता है बताओ, हमको पता है कि जो छोटा के बी है वो 10 टाइम्स ऑफ
बड़ा केबी है, तो अगर सवाल कहीं भी छोड़ेगा तो हम लौट करके कहाँ जाएंगे, बड़े केबी पे आ जाएंगे। छोटा केबी पुट करो यहाँ 5.2, 10 टाइम्स बड़ा केबी। बताओ बड़ा केबी कितना आ गया। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, सिर्फ यही वाला हर बार। बताइए यहाँ पे डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या लगाएंगे, बड़ा केबी कितना 0.52 और मोलैलिटी। आंसर अभी भी कितना आ रहा है, खींचे। तो क्या अगर आपको कुछ और दिया होगा तो उसको आप बड़े केबी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या पता होना चाहिए आपको, रिलेशन। सवाल बताइए दोनों जगह मैंने एक ही फॉर्मूले से लगाया या दो अलग अलग फॉर्मूले। तो पेपर में आपको एक ही फॉर्मूला दिमाग में ले जाना है, दो तीन ले जाएंगे, एक ही ले जाए, एक ही से काम बन जाएगा, लेकिन उसके साथ क्या ले जाए, रिलेशन। नहीं दिमाग तो ले ही जाओगे, रिलेशन। खींचो फटाफट जल्दी से, 10 सेकंड। सॉल्यूशन सेम है ना, एक ही सॉल्यूशन का सवाल लगा रहे हैं। जैकेट उतारो बैठो तो थोड़ा हवा लगे एक दिमाग। सॉल्यूशन भैया एक ही है, भैया का डेटा इसे ले लिया, एक ही सॉल्यूशन है, उसकी मोलैलिटी 1 मोलल है। उसी सॉल्यूशन में पानी पड़ा हुआ है एज अ सॉल्वेंट, उस पानी का छोटा के भी दिया है और एक बार उसका, तो सॉल्यूशन सेम है, तो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट भी सेम आएगा, मोलैलिटी भी सेम है, वही सॉल्यूशन है। बस डेटा को देने का तरीका अलग अलग है, एक बार उसने छोटा के भी दे दिया कांस्टेंट के तौर पे, और एक बार, तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि छोटे के बी से भी सवाल लगा सकते हैं, और सॉल्यूशन जब तक सेम होगा तब तक डेल्टा टीबी सेम ही तो आएगा ना भाई, आपको कुछ भी दे वो। चले भाई, कब बदल सकता है बताएं डेल्टा टीबी, जब वो ये मोलैलिटी चेंज कर दे। पहला तरीका क्या है, क्या चेंज कर दे, अगर वो मोलैलिटी चेंज कर देता, या फिर क्या चेंज कर देता, या फिर वो सॉल्वेंट बदल देता, समझ रहे हैं, मतलब कुछ भी चेंज करेगा, वो सॉल्वेंट बदलेगा, सॉल्यूट बदलेगा, सॉल्यूशन बदलेगा, या उसकी मोलैलिटी बदलेगा, तब जाके बदलेगा आंसर। चलिए, आदमी की टेक्निकल बात था, सवाल ऐसा पूछेंगे भाई साहब, इच्छा समाप्त हो जाए जीने की। अब देखिए ये चल रहा है, अगर मान लें इससे मोलैरिटी की वैल्यू कितनी लगा दे, 1, तो डेल्टा टीबी किसके बराबर आएगा, केबी के। तो बताइए इसका नाम क्या पड़ा, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के बराबर है, लेकिन कब है, जब मोलैरिटी कितनी है। इसीलिए बड़े केबी का नाम क्या पड़ा, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, और कांस्टेंट तो ही है। ठीक है भाई, खींचते हैं फटाफट जल्दी से। कमेंट्री बाद में कर लेना, तुम्हारा चैनल बनवा देंगे अलग से, उसमें तुम सर्टिफिकेट बांटना सबको कि ये वाले एजुकेटर अच्छे होंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये है, तो इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है कौन सा, जिसको बोलने में जबान फंस जा रही है, वही वाला, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो देखिए एक फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं बॉइलिंग, बॉइलिंग का दूसरा नाम है क्या, एब्यूलियोस्कोपी। बॉइलिंग का दूसरा नाम क्या है, एब्यूलियोस्कोपी। वहां से कांस्टेंट का नाम मिला है क्या, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तुम बस पढ़ते रहो गुरु, तुम जितना चुप रहोगे उतना सही चलेगा। अब बगल वालों की जिम्मेदारी, चुप रखो इसको, आदमी को, आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है, इसको चुप रखिए कैसे भी। चले, संभाल लेंगे तुमसे, संभाल लेंगे। नहीं नहीं, इतना इतना भी चुप नहीं करना है, हंसने खेलने तो बेचारे को। अब देखिए ये मामला आ गया, अब इसमें जो केबी की वैल्यू है, अगर आप मान लीजिए कुछ नहीं पढ़ना चाहते, तो एक स्लाइड अगर आप ले जाना चाहते हैं, वन डे वन टॉपिक टाइप, और आप कहें कि मेरे सारे सवाल लग जाएं, तो क्या क्या ले जाएं बताओ दिमाग में। एक तो आप ये फॉर्मूला ले जाएं, क्या सारे सवाल इस फॉर्मूले से लग जाएंगे, यस। साथ में एक रिलेशन जरूर ले जाएं, बड़ा के
100 छोटा केबी, 1000 बड़ा केबी। और क्या ले जाएं साथ में? साथ में इन तीनों का नाम ले जाएं, कभी कभी नाम से बुलाएगा तो इनके नाम भी ले जाएं। इसका नाम बताया मैंने आपको क्या? बॉइलिंग पॉइंट। एक ये ले जाएं दिमाग में। तो मान लीजिए फॉर्मूला शीट बना रहे हैं आप, तो क्या क्या दिमाग में ले जाएं? इसका नाम है मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसका नाम है मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। एक और बात ले जाएं कि जो छोटा केबी है वो बड़े केबी से बड़ा है, और छोटा केबी बड़े केबी से 10 गुना बड़ा है। इतना ले जाएं तो क्या सारे सवाल लग जाएंगे? भाई वो आपको कहीं भी छोड़े, आप लौट के हमेशा कहां आ जाओ? बड़े केबी पे लौट के कहां जाओ? आपको छोटे केबी पे छोड़े, आप लौट के बड़े केबी पे आ जाओ। आपको के पे छोड़े तो भी आप लौट के कहां जाओ? बड़े केबी पे। लगा दो एक ही फॉर्मूला। खींचते जाइए। एक पॉइंट लिखें, केबी इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। केबी इज नॉट बड़ा केबी। अब सारी चर्चा हम किस पे कर रहे हैं? क्योंकि हमारा फोकस एक ही पे रखें। भाई और कुछ है तो हम संभाल के कन्वर्ट कर लेंगे। बड़ा केबी इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। बड़ा केबी इज अ कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। कैपिटल केबी इज अ कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। तीसरा पॉइंट, कैपिटल केबी इज डिफाइंड फॉर प्योर सॉल्वेंट। कैपिटल केबी इज डिफाइंड फॉर प्योर सॉल्वेंट। पढ़िए तीनों बातें। कह रहा है कि केबी यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट का मतलब है जो मौका बदलने पे बदल जाता है, बदलता रहता है। तो कब मौका बदलेगा और ये कब बदलेगा? जब आप सॉल्वेंट को चेंज करेंगे। तो ये किसका कांस्टेंट है? सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। तो सॉल्वेंट का कांस्टेंट है। तो मान लीजिए आप सॉल्वेंट चेंज कर दे सवाल में। सॉल्वेंट पहले आपके पास मान लो पानी था, बाद में क्या हो गया? कैम्फर हो गया, कोई और हो गया। तो बताइए ये जो केबी रखेगा और ये जो केबी रखेगा क्या डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे? इसका केबी 1 होगा और इसका, बराबर। सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो ये भी चेंज होगा। कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। दूसरी बात, इसकी वैल्यू जैसे पानी का केस आप पढ़ते हैं, तो सॉल्वेंट मान लीजिए पानी रहता है जनरली। एग्जाम्पल के तौर पे आप सॉल्वेंट जनरली क्या लेते हैं? ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। 99% सवालों में आपको यही मिलने वाला है। तो अगर ये मिलने वाला है तो इसका के भी आपको पता होना चाहिए। कई बार वो सवाल में आपको देगा नहीं, के भी पानी का ना बताए तो आपको मान के चलता है कि आप थोड़ी पढ़ाई लिखाई करके आए हैं। दूसरी बात, इसकी यूनिट पे चर्चा कर लें। देखें डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या है? के बी इंटू मोलैलिटी। ये किस में है? केल्विन में मान लो, डिग्री में भी हो सकता है। तो ये केल्विन में है और ये मोलल। इसकी यूनिट क्या है? तो बताएं केबी की यूनिट क्या लिखोगे यहाँ पे? केल्विन मोलल इनवर्स। और क्या लिख सकते हो? मोलल को लिख सकते हो मोल पर केजी। तो ये बन जाएगा मोल पर केजी पावर -1। तो मोल पर केजी पावर -1 है, मोल -1 और केजी ऊपर जाएगा तो खींचते जाए। तो ये दोनों यूनिट हो जाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि जो केबी की वैल्यू आपने निकाली आई कहां से? केबी की वैल्यू 0.52 आ गई, अचानक से सामने आ गया, आपने मान लिया होता है, तो उसको सॉल्व किया गया। कैलकुलेशन ऑफ केबी पे आइए। कैलकुलेशन ऑफ केबी। हम्म। अरे क्या बात है, भाई साहब ने पूछा है थोड़ी। हाँ बताएं। हम तो पहचान ही नहीं पाए।
अभी आ रहे हैं उस पर, अच्छा मतलब ये कह रहे हो स्मॉल m1 डाल के केबी निकाला गया, कह सकते, सही बात है, गलत बात नहीं है। देखिए अगर आपको केबी निकालना है तो केबी का एक पहला तरीका जो भाई साहब ने बताया वो सही है। वो क्या तरीका है, देखिए डेल्टा टी, मैंने आपको पहले भी कहा था वाई प्रोपोर्शनल टू, अगर एक्स है तो फिर एक्स को 1 डाल दें तो वाई जो आएगा भाई, भाई ये उसके प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप इसको 1 डाल दें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वही केबी होगी, तो ये पहला तरीका है। अब ध्यान दें, सबसे पहले अगर आप ये फॉर्मूला लेके चलते हैं तो आप एक ऐसा सॉल्यूशन बना लें। अब करेंगे कैसे ऐसा वो भी समझ लें। आप पानी लें, पानी के अंदर एक ऐसा सॉल्यूशन बनाएं जिसकी मोलैलिटी 1 हो, और फिर उसको जाकर के लैब में बॉयल करें, फिर उसमें देखें कितना एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आया है, और जो आया है वो निकाल लें, अगर वो निकाल लेंगे तो वही केबी के बराबर होगा। केबी को और भी दूसरे तरीके से निकाला जाता है, केबी की वैल्यू आती है आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 LV, क्योंकि केबी देखिए किसकी प्रॉपर्टी है, सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट के कुछ बातों पे डिपेंड करती है। ध्यान से देखें तो यहाँ पे टी नॉट कौन है, आर कौन है, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी नॉट कौन है भाई, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट किसका, प्योर सॉल्वेंट का। एलवी कौन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ध्यान दें, इसमें से दो टर्म तो आप समझते हैं, ये दोनों तो क्लियर ही है, इस पे आइए। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है लिखें, जगह छोड़ दें उसके लिए, भी आएंगे वापस। परिभाषा लिख लें, इट इज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट, it is the required amount of heat to convert 1 gram of liquid into vapor. 1 gram of liquid into vapor। तो मान लें आपके पास लिक्विड है 1 ग्राम, और आप उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेपर में, तो आप 1 ग्राम लिक्विड ले लें और 1 ग्राम लिक्विड को कन्वर्ट कर दें, उसके लिए जो भी हीट यहाँ पे लगेगी वही क्या है, लेटेंट हीट ऑफ, शॉर्टकट में इसको लिखते हैं क्या, एलवी, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो भी ये वैल्यू यहां से आएगी बताइए वो उसकी यूनिट क्या होगी, कैलोरी ग्राम पर ग्राम पे डिफाइन है। तो ये 1 ग्राम लिक्विड को जब वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो डेटा किस पे डिफाइन होगा, पर, खींचे। तो हर सॉल्वेंट का बताएं एलएचओबी क्या अलग अलग होगा, पानी का अलग है, कैंपर लेंगे तो उसका अलग होगा। ठीक है, लौट आइए हम वापस एक बार। अब यहां पे देखिए ध्यान से, तो आर तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, ये कैसा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल। बदलाव सिर्फ दो चीजों में होता है, कौन कौन सा, एक तो ये और एक ये। अगर आप सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो क्या क्या बदलेगा बताओ, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा, और क्या बदल जाएगा, इसीलिए अगर आप सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो उसका केबी भी, तो कैंफर का केबी अलग होगा, पानी का केबी अलग होगा। ठीक है, और भी तरीके हैं इसको निकालने के, एक पहला वो बताया कि कौन सा मोडेलिटी 1 बना लो, दूसरा ये है, तीसरा कोई पूछे कि और क्या तरीका हो सकता है, तो आप एक वेरिएबल y है एक वेरिएबल x है, तो ये देखें ये y की तरह है और ये किसकी तरह है, तो बीच में ये स्लोप की तरह काम कर रहा है क्या, तो आप dy बाई डी एक्स निकाल लें, क्या निकालना है, y और x के बीच में ग्राफ बना है उसका स्लोप निकालना है, उसका जो स्लोप होगा वो के भी होगा। समझ पा रहा है, तो विभिन्न तरीके हैं बात को समझने के, खींच लें। अब एक टर्म होता है एमएचओवी, एमएचओवी पहले भी डिस्कशन हो चुका है, कॉपी पलटेंगे तो मिल जाएगा आपको, डेफिनेशन लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, क्या डेफिनेशन होती बताएं,
एक मोल लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए वो MHO। पढ़ चुके हैं, कहां पे पढ़ा था बताओ जरा। कर कम बात कुछ याद ही नहीं आता। एकदम टू द पॉइंट आना चाहिए आपका जवाब, अगर आप थोड़ा बहुत रिवाइज करके आ रहे हैं। आपको कहना चाहिए था कि नेचर ऑफ लिक्विड जहां बात हो रही थी, जहां पे बात हुई थी वेपर प्रेशर, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, समझ रहे हैं। उसमें चर्चा हो रही थी नेचर ऑफ लिक्विड। हेलो भाई साहब, पेज पलट के देख लो, है कुछ याद आया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां था, वोलेटिलिटी थी, और एक लाइन बना के नीचे आए थे तो क्या था, MHOV था। दो ग्राफ बनाए थे ए और बी के, दोनों में किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, किसका MHOV ज्यादा, वही बात है। आइए, MHOV का मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप समझ सकते हैं कि MHOV है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो मेन चीज क्या है, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन कितने को, एक मोल को। एक मोल के लिए जो हीट लगेगी उसको बोलते हैं MHOV। इसका जो सिंबल है वो डेल्टा HV। कहां पे दिखाता है ये सिंबल आपको, क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन में है? ये सब कब हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी यूनिट बताएं कैसी होगी, कैलोरी पर मोल। पिछले वाले की कैसी थी, कैलोरी पर ग्राम। अब दोनों में रिलेशन ढूंढ रहे हैं, किसमें, LHOV और MHOV। डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत है नहीं, समझ गए, लिखी हुई है कॉपी में। आइए रिलेशन पे आइए। क्लासियस क्लेपेरॉन में आपको याद आ रही है तो log P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R। तो उसमें जो डेल्टा एच था वो कौन सा था, वो ये वाला होता है। सवाल भी लगाया था हमने, हैं वह यहाँ नाम गुरु को जनता समझ में आता नहीं है। LHOV एंड MHOV थोड़ा रिवाइज करके आया करो, कहीं आ जाता हूं यही काफी नहीं है। अब इन दोनों में क्या कनेक्शन होगा, एक ये पर ग्राम पे डिफाइन है और ये, तो मान लीजिए आपने 1 ग्राम लिक्विड लिया, 1 ग्राम लिक्विड मतलब कौन, हमारा सॉल्वेंट, और हमने उसको कन्वर्ट किया, तो उसमें जो हीट लगी उसको हम नाम क्या देंगे, LV, है ना, LHOV। अगर मान लो ये 2 ग्राम लिक्विड लेते हैं और उसको हीट देते हैं और किस में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, लिक्विड को। तो ये तो कंफर्म, ये सब में लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ भी यहाँ भी। तो बताएं अगर यहाँ पे 2 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे तो क्या ज्यादा हीट लगेगी, कितनी, 2 टाइम्स ऑफ। तो मान लीजिए आपको मजा नहीं लगा, आपने कहा 3 ग्राम को कन्वर्ट करूंगा, फिर 4, फिर 5, और कहते कहते आप यहाँ चले गए M ग्राम। M क्या है इसका, मोलर मास सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट के मोलर मास को कुछ नाम दिया था, याद करो, M2। हमारी कहानी में सॉल्वेंट का मोलर मास कितना है, याद आया पहले। तो मान लीजिए हमने M2 ग्राम ले लिया, कौन, वही लिक्विड सॉल्वेंट। अब बताइए इसको जब हीट करेंगे तो हमें कितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, M2 मल्टीप्लाई कर दें। M2 कौन है, मोलर मास किसका, अब बताइए इसका मतलब एक मोल भी बोल सकते हैं इसको। M2 ग्राम का मतलब क्या हुआ, एक मोल भी तो कह सकते हैं इसको। तो अगर यहाँ कहते हैं कि एक मोल लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ये हीट लगी, तो सही बात है। तो बताएं एक मोल को कन्वर्ट करने में जितनी हीट लगती है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं MHOV। तो बताएं लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया लेकिन कितने मोल को, एक मोल को, इतनी हीट लगी, तो ये कौन है, ये मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है। इसका सिंबल क्या है, डेल्टा HV। यहां से रिलेशन क्या आ गया, डेल्टा HV इज इक्वल टू LV इंटू M2। सीधे भी कर सकते थे आप ये काम। बताएं 1 ग्राम को कन्वर्ट करते हैं तो कितनी एनर्जी लगती है, LV। अगर एक मोल को कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, M2 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें कितनी हीट लगेगी, M2LV। और वही क्या है, वही डेल्टा HV है। बताइए ये कौन सी चीज है, ये MHOV है, और ये कौन है, ये LHOV है। और ये क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम एक मोल पे डिफाइन करने जा रहे थे। क्या ये रिलेशन सीधे भी लिख सकते थे, खींचे, सब ठीक है, इधर से लिखते हो तुम।
जोरदार ठंडी पड़ रही नहीं, बर्फ गिरेगी बस, बर्फ गिरने वाली थोड़ी। मोलर मास मॉलिक्यूलर मास सेम सेम। अब मोलर मास मॉलिक्यूलर मास एक ही बात तो है। किसी भाई, भाई मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लो एक बार प्रभु। मोलर मास मॉलिक्यूलर मास लिखा हूं, सब एक ही बात है, एक मोल का ही मास होता है वो भी। मोल कॉन्सेप्ट साइड में पढ़वाना पड़ेगी तुझे। ये सब नहीं पता तो मतलब पढ़ाना है। चले भैया आगे खींचिए। एटम का तो एटॉमिक मास होता है, एटम का मॉलिक्यूलर मास ही नहीं। मोलर मास दोनों का डिफाइन है। मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ वन मोल। एटम का बोलोगे तो उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। और मॉलिक्यूल का कह दो। चलिए अब ये रिलेशन क्लियर है आपको। बताइए यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा एलवी की वैल्यू डेल्टा एच वी अपॉन M2 चलेगा। अब याद करो केबी का एक फॉर्मूला आपने पीछे लिखा था, केबी का फॉर्मूला आपने पीछे लिखा था, आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन, आइए वहां पे वापस, ये आया था। यहां बताओ ये टी नॉट कौन है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब बताओ यहाँ एलवी की जगह क्या लिख सकते हो, लिख देते हैं। जैसे लिखेंगे बताओ ये बन जाएगा डेल्टा एच वी अपॉन M2। M2 कहां जाएगा, केबी की वैल्यू आर टी नॉट स्क्वायर इंटू M2 नीचे 1000। तो कोई ये लिख दे तो ये भी ठीक है। अब एक बात बताएं, ये सब करने से फायदा क्या हुआ, इतनी मेहनत करने से क्या फायदा हुआ। मैंने आपसे कुछ कहा था कि एक काम कर रहे हैं और ये आगे चल के इसको ढूंढेंगे, और जब ढूंढेंगे तो तुम्हें पता ही चलेगा तुमने क्या ढूंढा है। और तब तुमने कहा था कि नहीं हमें याद रहेगा, और मैंने कहा था कसम खा लो तुम्हें नहीं याद रहेगा। उम्र बताओ अपनी इसी बात पे। भैया नींद आ रही है चाचा, उठो कहाँ तब सो गए। तो बताइए याद आया आपको अब, लेकिन तब नहीं आया याद। मैंने आपसे कहा था भूल जाएंगे। अब बताओ क्या याद करने की बात कर रहे हैं। अबे मार, आग लगे ऐसी याददाश्त। हाँ भाई कुछ याद है क्या कर रही है, क्या ढूंढ रहे हैं। भगवान से डरो, नो तेज बहुत हुए। देखिए डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू छोटा एन अपॉन बड़ा एन आया था। फिर बताइए उसके बाद ये छोटा डब्ल्यू अपॉन M1 बड़ा डब्ल्यू अपॉन M2 ऐसा आया था। फिर मैंने याद करी आपसे कहा था अगर एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट ले लें, एक मिनट बोला था कि भूल जाओगे। तो मैंने कहा था एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट लेंगे तो M2 कैसा हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो जब ये फिक्स हो जाएगा तो इसको फिर वेरिएबल में से हटाएंगे यहां से। तो यहां से इसको मॉडिफाई करके फिर क्या लिख दिया था, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू छोटा डब्ल्यू अपॉन M1। और कौन गायब हो गया यहां से, M2। तो मैंने पूछा था M2 गया कहाँ, तो M2 प्रोपोर्शनलिटी से हट गया। तो प्रोपोर्शनलिटी से हट गया तो गायब खत्म थोड़ी हो गया, ये कांस्टेंट बन गया। तो अब हम इसको वेरिएबल के साथ नहीं रख सकते, ये तीनों वेरिएबल हैं, ये कांस्टेंट हो गया। तो हम कहेंगे तुम जाओ कांस्टेंट के साथ रहो, और कांस्टेंट के साथ रहोगे तो इनके बीच में जो कांस्टेंट आने वाला है उसके अंदर जाके M2 छिप जाता है। मैंने कहा था इसको ढूंढ के दिखाएंगे, कहा था। और आज देखो जब ढूंढा तो तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या ढूंढ रहे हो। यही जीवन है। देखिए आपको जो कोई चीज मिल जाती तो आपको पता नहीं था कि यही तो आप ढूंढ रहे थे। देखिए यही तो केबी है। क्या केबी के अंदर M2 छिपा हुआ है, चेक करिए। क्या केबी के अंदर M2 छिपा हुआ, मैंने ढूंढ के निकाल दिया। अब जब यहां पे आप इस फॉर्मूले के अंदर आप लिखते हैं, इसी को आगे मॉडिफाई करके क्या बनाया था मैंने, याद करो। इसी को मॉडिफाई करके तीन केस बनाए।
फिर यहीं से तो फॉर्मूला आया था कौन सा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू, तो बताइए कांस्टेंट कौन है अपना, केबी, इसी के अंदर छिपा हुआ है कौन, M2। कहना ढूंढ के दिखाओ, देखो ये ढूंढ के दिखाओ, समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो चीज कांस्टेंट होगी तो खत्म कर देंगे आप उसको, वैल्यू तो लगेगी ना उसकी, बस अब वेरिएबल में नहीं काउंट होगी, किस में काउंट होगी, कांस्टेंट में काउंट होगी। थैंक्स। चले, ये हो गया, ये समझ लें ये क्या बात हुई है, लेकिन अगर याद नहीं तो जो M2 गायब हुआ वो इसके अंदर छिप गया करके, पीछे लिखा हुआ है वैसे। चलिए आगे बढ़ जाए बिना किसी बकवास के, टाइम हो गया इसका आगे बढ़ने का है? कहाँ रखा भाई, भाई ने कहाँ रखा, छुपा लिया गया, ये भी भूल खेल रहा है अपने साथ, है नहीं लग रहा। पिछली पिछली क्लास में खुला था क्या, इस क्लास में थोड़ी खुला था, नहीं है फिर, एक सवाल नोट करो तब तक मंगाते हैं, सवाल नोट करो, 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, सवाल लिखो, 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड आउट द फाइनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। रूल नंबर कौन सा, 405 नहीं,
चेक करिए, क्या लिया आपने? 9 ग्राम ग्लूकोज लिया है, किसने मिलाया? इसको डिसॉल्व किया आपने किसके अंदर? 100 ग्राम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या लिया है? पानी। क्या बताना है? डेल्टा टीबी। तो पहले डेल्टा टीबी बताओ। डेल्टा टीबी लगाएंगे केबी इंटू मोलैलिटी। इसको लिख लो फर्दर, केबी मोलैलिटी को खोल के लिखना चाहते हो ऐसे लिख लो, छोटा डब्लू ग्राम में, M1 बड़ा डब्लू वो भी ग्राम में, और यहाँ पे ठीक है। केबी की वैल्यू बताओ। 0.52। कितने ग्राम ग्लूकोज लिया? 9 ग्राम, यहाँ 9 लगा दो। M1 ग्लूकोज का मोलर मास 180। यहाँ पे सॉल्वेंट का कितना मास है? 100 इंटू यहाँ पे क्या आएगा? 1000। थोड़ा सॉल्व कर लो इसको। ये 1000 कट लेगा ऊपर नीचे, 9/18 बच रहा है देखो। 9/18 मतलब 1/2, 0.52 डिवाइड बाई 2, 0.26। अब बताओ ये डिग्री में या केल्विन में? डिग्री में भी यही आएगा और केल्विन में भी, क्योंकि जो चेंज होता है वो चेंज नहीं होता है। अब बताइए हमें क्या बताना है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालोगे? सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें एलिवेशन हुआ है कितने का, जोड़ देंगे। तो सॉल्वेंट कौन है हमारा? पानी। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, उसमें कितना एलिवेशन? 0.26। तो जोड़ दो इसको, तो आंसर आएगा 100.26 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में भी यही आंसर आएगा या कुछ और आएगा? केल्विन में 273 जोड़ना पड़ेगा, तो 373.26 केल्विन, बराबर। तो ध्यान दें, केल्विन में अलग आंसर है और डिग्री में क्यों, यहाँ पे क्यों अलग अलग आंसर होगा? हाँ भाई, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू में दोनों आंसर डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन डेल्टा दोनों का अगला। अब इसको जल्दी लगाने का तरीका भी समझिए। पहले तो ये ठीक है, इसको जल्दी लगाना। मान लो आपसे कहता है 9 ग्राम ग्लूकोज का जे बताओ, इतना करने की आवश्यकता ही नहीं थी। जुगाड़ सुनिए। बताइए आपने 9 ग्राम ग्लूकोज लिया, किसमें मिलाया? 100 ग्राम सॉल्वेंट, पानी में। तो क्या करो, हमारा फोकस होना चाहिए 1000 ग्राम पानी पे, क्योंकि हमें क्या निकालनी है? मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है बताओ? 1000 ग्राम या 1 kg सॉल्वेंट के अंदर चेक करते हैं, तो बताएं इधर 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इधर भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे? तो बताओ ये कितना बन गया? 1000 ग्राम, 1 kg। उसके अंदर कितने ग्राम आ गए? 90 ग्राम आ गए। 180 आते तो कितना होता? 1 मोल। 90 आए तो कितने? तो क्या ये आधे मोल है? तो जितने मोल है वही मोलैलिटी है। हेलो, 1 kg में जितने मोल है वही। तो बताइए मोलैलिटी कितनी आ गई? तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है? केबी इंटू मोलैलिटी। केबी कितना? मोलैलिटी। सीधे खत्म है सवाल। ठीक है। तो आपको जब भी सवाल कहीं भी छोड़े तो आप लौट के कहा जाए? 1000 ग्राम पे, बराबर। 500 पे छोड़े तो कितना मल्टीप्लाई करोगे? 2। हीट एनालिसिस के बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपका फोकस हमेशा 1000 ग्राम सॉल्वेंट पे होना चाहिए। 50 ग्राम अगर मान लो पानी दिया होगा तो कितना मल्टीप्लाई करोगे? हैं? कोई सोच रहे हैं? मामला ही लगा लेना फिर, तो नहीं तो इतना कठिन मामला है तो। चलिए हिंट डालिए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पहला सीपी डन है, दूसरे पे आइए। दूसरा भी डन है, तीसरे पे आइए। पहला था आरएलवीपी, तीसरे पे आइए। तीसरा कौन है बताओ? अब ये थोड़ा सा कठिन है समझना। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको फ्रीजिंग पॉइंट समझना होगा। फ्रीजिंग पॉइंट को समझे, फिर उसमें डिप्रेशन क्यों हुआ वो समझे। तो पहले आ जाइए फ्रीजिंग पॉइंट, हिंट डालिए। फ्रीजिंग पॉइंट भी दो लोगों का समझना होगा आपको। पहले आपके पास बताओ कौन था? प्योर सॉल्वेंट। तो पहले हिंट डालिए फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट।
परिभाषा लिखें, इट इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid solvent becomes equal to vapor pressure of liquid solvent becomes equal to vapor pressure of solid solvent. Vapor pressure of solid solvent. फिर सुन लें, it is the temperature at which the vapor pressure of liquid solvent becomes equal to vapor pressure of solid solvent. दो बातों को अंडरलाइन करिए, एक लिक्विड सॉल्वेंट और एक सॉलिड सॉल्वेंट. तीन चार लाइनें छोड़ दो, फिर अगली लाइन डालो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ब्रैकेट में लिखिए, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. ध्यान से लेंगे शब्दों को, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ब्रैकेट में कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. परिभाषा लिखें, इट इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of it is the temperature at which the vapor pressure of liquid solution vapor pressure of liquid solution becomes equal to vapor pressure of solid solvent. ध्यान से लिखें, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन becomes equal to vapor pressure of solid solvent. अब दूसरी परिभाषा में थोड़ा सा तकलीफ होती लोगों को. पहली पे आइए, पहले मान लीजिए पहली पे चर्चा करें तो हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है. प्योर सॉल्वेंट जैसे कौन, मान ले पानी. पानी का आपको फ्रीजिंग पॉइंट समझाना है तो आप कहेंगे यहाँ लिक्विड स्टेट है, ये H2O सॉलिड है, तो ये दोनों सिस्टम में इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे. जब इक्विलिब्रियम पे आएंगे तो बताइए इसका जो वेपर प्रेशर होगा और इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो दोनों, तो किन चीजों के वेपर प्रेशर बराबर हो जाएंगे. ये लिक्विड सॉल्वेंट है और वो सॉलिड सॉल्वेंट है. तो बताएं लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट दोनों जब इक्विलिब्रियम में सेट होंगे तो दोनों के वेपर प्रेशर, और ऐसा जिस भी टेम्परेचर पे होगा वो टेम्परेचर कहलाएगा क्या, फ्रीजिंग पॉइंट. उदाहरण के तौर पे अगर आप पानी की बात कर रहे हैं तो बताएं वो कितना होता है, बराबर. ठीक है, तो पहली डेफिनेशन क्लियर है. दूसरी पे आइए, ये नोट कर लो. कहां पे नोट करोगे, क्या बात है, समझदार हो. देखो भैया पूछ रहे कहां नोट करना है, बताओ इनको. आप माता पे नोट कर लो, फिर जाके उसको छाप देना इसे कॉपी. तो पहले से तो यहाँ कुछ हो गया था. आगे बढ़िए, दूसरा पढ़िए ध्यान से. रुके ही हैं, जय हमारे दुश्मन ना जाने के टाइम. तो दूसरे पे आइए. दूसरा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. कैसा सॉल्यूशन, जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेन कर रहा है वो, मतलब पानी है सॉल्वेंट और उसके अंदर मिला है ग्लूकोज मान लें, या यूरिया या सुक्रोज, ऐसा कुछ. अब आपको ऐसे व्यक्ति का फ्रीजिंग पॉइंट समझाना है. परिभाषा में ट्विस्ट देखिए थोड़ा सा. जब आप दूसरी डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो दो बातों को अंडरलाइन करें वहां. एक लिक्विड सॉल्यूशन को अंडरलाइन करें और एक सॉलिड सॉल्वेंट को अंडरलाइन करें. डेफिनेशन में लिखा होगा, देखें. अब हम एक ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं उसके फ्रीजिंग पॉइंट की जिसके अंदर कंटेन कर रहा है क्या वो,
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे उदाहरण के तौर पे ग्लूकोज, यूरिया, ऐसा कुछ, सुक्रोज वगैरह। अब हम बताएंगे, क्या बताइए, वेपर प्रेशर डेफिनेशन चेंज है वहां पे। वेपर प्रेशर क्या लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा है लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्यूशन, और दूसरी तरफ ध्यान से देखिए तो लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो उस पर जो टेम्परेचर होगा वो कहलाएगा क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इस सॉल्यूशन जिसकी बात हो रही है। तो ऐसा क्यों हुआ, जरा चर्चा करें। देखिए कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि जब तुम इधर जो लिख रहे थे पिछली डेफिनेशन में सॉल्वेंट, तो इधर भी क्या लिख रहे थे सॉल्वेंट, बस अंतर क्या था, उधर लिक्विड तो इधर सॉलिड, वो तो होगा ही। यहाँ ठीक बात है, यहाँ सॉलिड और यहाँ पे लिक्विड है, लेकिन यहाँ तुम सॉल्यूशन लिख रहे हो और यहाँ, तो ऐसा क्यों कर रहे हो, ये मुद्दा है। बराबर। तो देखिए जो अगर आप पानी पानी के अंदर मान लें ग्लूकोज मिला रहे हैं, यूरिया मिला रहे हैं, या चीनी मिला रहे हैं, ऐसा कुछ भी अगर आप मिला रहे हैं, तो जैसे पानी में मान लें चीनी मिला दें, शुगर, तो आपने आइसक्रीम मान लीजिए खाई, चाशनी थोड़ी यहाँ पे जमाएंगे ना, फ्रीज करेंगे, तो आइसक्रीम खाइए, है ना, इमरती मत खाइए, आइसक्रीम खाइए। तो मान लीजिए आपने क्या किया, पानी में कुछ मिलाया चीनी, तो एक पहले सस्ती वाली आइसक्रीम आती जिसमें पानी होता था, मतलब जम के बर्फ हो जाता था, और उसमें थोड़ा बहुत फ्लेवर होता था ऑरेंज वाला, और चीनी जैसी मिली रहती थी, 50 पैसे की मिलती थी। आप तो बड़े आदमी, आप तो ज्यादा महंगी आते होंगे, तो है ना, तुम बाद में वाली खाओगे फिर। अब अब क्या है कि जैसे मान लीजिए वो वाली आपने खाई, तो उसमें क्या पानी आपने जमा दिया तो बर्फ जैसा बन गया। अब वो कलर वलर तो छोड़ दीजिए, वो तो हटा भी दें तो सफेद बर्फ रखेगा, उसमें बीच में चीनी के पार्टिकल होते हैं, मीठे लगता है वो बर्फ। तो बताइए उसमें जो चीनी है क्या वो जम गई, चीनी नहीं जमी है, जमा कौन है, जमा तो पानी है, चीनी तो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल चीजें ना जमती हैं ना ही उबलती हैं, समझ रहे हैं, ना जमती हैं ना उबलती हैं। जैसे चीनी को आप गर्म करिए तो चीनी जल जाएगी, उबलेगी थोड़ी है। आप चीनी को ऐसे गर्म करें चम्मच के अंदर तो काली काली हो जाएगी, तो वो उबली थोड़ी है, वो तो जल गई है। तो इसका मतलब चीनी जैसे नॉन वोलेटाइल जो भी लोग होते हैं वो ना उबलते हैं और ना ही जमते हैं। अब आप कहेंगे आइसक्रीम के अंदर तो चीनी होती है, तो वो जमी जमी दिख रही है, तो जमा कौन है, पानी। चीनी उसके अंदर जमे हुए पानी में फंस गई है, वहां कहां जल जाएगी, रिलैक्स। तो वहां चीनी जमे हुए पानी के अंदर फंस गई है, जब पानी जम रहा है तो जमे जमाए पानी के अंदर चीनी के पार्टिकल बीज उसमें फंस गए। अब जैसे मान लिया महंगी वाली खा रहे हैं, तो उसमें क्या मान लो काजू जो पड़ा है, बड़ी चीजें, तो ऐसा थोड़ी काजू जम जाएगा, वो जाके बीच में फंस जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो नॉन वोलाटाइल चीजें जो होती हैं वो जमती नहीं है, वो उबलती भी नहीं है, वो सिर्फ फंस जाती जमे जमाए पानी में, तो ये जमेगा, ये थोड़ी जमेगा। तो बताइए जब आप इधर बात करेंगे तो वेपर प्रेशर किसका होगा, वेपर प्रेशर उसका होगा जो जमा है। जमता कौन है, पानी, सॉल्वेंट, जो कि कैसा है, वोलाटाइल। वोलाटाइल व्यक्ति जमेगा ना। जैसे बर्फ आप देखें, बर्फ में भी कभी धुआं निकलता दिखता है आपको, तो सॉलिड सॉल्वेंट जो होता है उसमें भी वेपर प्रेशर होता है। तो बताइए यहाँ पे कौन जम रहा है, पानी जम रहा है, तो वेपर प्रेशर किसका देखेंगे आप, पानी का ही देखेंगे ना, सॉलिड सॉल्वेंट का देखेंगे। यूरिया का, ग्लूकोज का, चीनी का, ये तो जम ही नहीं रहे ना, तो इनका कोई वेपर प्रेशर तो होगा ही नहीं। इसलिए इस तरफ किसको लिखा गया है, सॉलिड सॉल्वेंट को, क्योंकि जो सॉल्यूट है वो तो कोई वेपर प्रेशर दे ही नहीं रहा, वो तो जम ही नहीं रहा है। बराबर। क्या नहीं, फिर इस तरफ भी वही लिखते, फिर इस तरफ तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, इधर तुमने सॉल्वेंट लिखा तो इधर भी सॉल्वेंट लिख देते हैं। ध्यान दीजिए जब आप लिक्विड फेज में दोनों को मिलाते हैं, किसको किसको, पानी को और नॉन वोलेटाइल व्यक्ति जैसे चीनी या ग्लूकोज को, तो वो मिक्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डिजोल्व, क्योंकि मिसेबल है वो। बराबर। अब जो मिसेबल है तो बताइए मिक्स होकर क्या बना देंगे वो, एक सॉल्यूशन। तो आप दोनों को अलग अलग थोड़ी करेंगे, जब आप उसका वेपर प्रेशर देखेंगे एक टेम्परेचर पे तो पूरे सॉल्यूशन का देखेंगे, क्योंकि वो दोनों आपस में मिक्स हो गए। लेकिन उसमें से जब जमने की बात आएगी तो सिर्फ सॉलिड फेज में कौन जमेगा, सॉल्वेंट। जो चीनी होगी वो सिर्फ फंस जाएगी, उसका कोई वेपर प्रेशर, तो यहाँ पे सॉल्यूट को कंसीडर नहीं करते, किस फेज में, सॉलिड में। लेकिन लिक्विड में मिसेबल है वो, इसलिए किसका वेपर प्रेशर देखते हैं, पूरे मिक्सचर का, क्योंकि डिजोल्व होकर वो मिक्स हो गया उसके अंदर। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन और यहां लिखेंगे, अच्छा कोई मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। चलिए परिभाषा पढ़ लीजिए।
अब हम वही काम करने वाले हैं जो हमने बॉइलिंग पॉइंट में किया था। परिभाषा दोनों पढ़ लीजिए, समझ में आ गई मेरे ख्याल से। लौट आइए। अब यही काम जो हमने पहले किया था बॉइलिंग पॉइंट में, वही काम करने वाले हैं फ्रीजिंग पॉइंट में। क्या किया था बॉइलिंग पॉइंट में? बॉइलिंग पॉइंट में पहले प्रूफ किया था। क्या प्रूफ किया था? कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या उसके हमने ग्राफ बनाया था। याद आया कुछ? आवाज कट रही है क्या बीच बीच में कुछ? है? नहीं लग नहीं आवाज जैसे कट रही है कुछ कुछ। बताइए, आइए समझे। आवाज का कटना बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है, आप हल्के में ले रहे हैं इस चीज को। उसमें क्या है कि मतलब एक चीज सुनाई पड़ेगी और आधी चीज गायब हो जाएगी। अब आप सुन के उसका कुछ और ही मतलब निकाल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो उस पर बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल इसलिए इस पर काम करना जरूरी है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास पहले सबसे कौन है? पानी, है ना। हम पहले इस पे बात करने जा रहे हैं कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन किया जाए। मान लो मेरे पास एग्जांपल के तौर पे कौन है? पानी। अब पानी को मैंने क्या किया, फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन करने के लिए दो स्टेट ली, लिक्विड और सॉलिड। दो ग्राफ बनाएंगे। देखिए पहला ग्राफ कौन सा बनेगा? पानी का लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में कैसा ग्राफ होता है? ऐसा, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। ये किसका ग्राफ बना रहे हैं हम लोग? लिक्विड सॉल्वेंट का। लिक्विड सॉल्वेंट मतलब हमारा सॉल्वेंट जनरली कौन है? पानी। ठीक है, एक और ग्राफ बनाएंगे, किसका? सॉलिड सॉल्वेंट का। सॉलिड सॉल्वेंट का ग्राफ इससे थोड़ा सा नीचे होगा ऐसे। पहली बात तो इससे अलग होगा और इससे थोड़ा सा नीचे होगा। आप ध्यान से सोचिए कि बताइए, लिक्विड सॉल्वेंट ज्यादा वेपर प्रेशर देगा या सॉलिड? लिक्विड फेज में ज्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा। तो ये सॉलिड सॉल्वेंट का ग्राफ नीचे होता है? सॉलिड क्या होगा? सॉलिड पहले मेल्ट होगा। पहले मेल्ट होगा फिर, हाँ जी। अब बताइए ये दोनों ग्राफ क्या होंगे? यहाँ पे कट करेंगे क्या? यहाँ पे जो आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पे ये कौन है बताओ? वेपर प्रेशर। और यहाँ जो नीचे ले रहे हैं वो टेम्परेचर। बताइए एक पॉइंट आपने पकड़ा कौन सा वाला? ये जहां पे दोनों कट कर रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे? बताओ यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे दोनों मीट कर गए, कौन कौन? लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ। और जब दोनों मीट करेंगे तो मैंने आपको डेफिनेशन क्या लिखा है? इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू। तो क्या दोनों बराबर हो गए वेपर प्रेशर? तो ये कौन है? ये टेम्परेचर कौन है? फ्रीजिंग पॉइंट किसका? तो इसको टी एफ नॉट बोल दें। टी एफ नॉट का मतलब नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट है ये किसका? प्योर सॉल्वेंट का। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर थोड़ा सा ग्लूकोज डाल दें या सुक्रोज मिला दें, यूरिया मिला दें। तो बताइए जो लिक्विड है इसमें क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा वो। ये जो लिक्विड सफेद वाला ग्राफ है, इसके अंदर चीनी मिलाएंगे तो डिजोल्व हो गई। डिजोल्व हो गई तो उसकी वोलेटिलिटी को थोड़ा, क्यों? क्योंकि कुछ हिस्सा उसका ले लेगी मोल फ्रैक्शन में। तो बताइए वोलेटिलिटी गिरेगी या बढ़ेगी? तो सफेद वाला ग्राफ थोड़ा सा कैसा आ जाएगा? नीचे। ये क्या है फिर बताओ? ये सॉल्यूशन नंबर 1 का ग्राफ है। इसमें क्या मिला है बताओ? पानी। पानी में क्या मिला है? मान लो ग्लूकोज मिला हुआ है, बराबर है। अब बताइए ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये कैसा हो गया? लेस वोलेटाइल। इसका ग्राफ बदलेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये किसका ग्राफ है? सॉलिड सॉल्वेंट का। तो पानी का ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा ना सॉलिड फेज में, तो वो अपनी जगह ही रहेगा। फिर बताइए ये दोनों यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ बताओ? कौन कौन सी चीजें मैच कर गई? सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, क्या दोनों बराबर हो गए? कौन है ये? फ्रीजिंग पॉइंट किसका? तुम्हारा सॉल्यूशन का। कौन सा सॉल्यूशन? जिसमें पानी में क्या मिला हुआ है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला हुआ है। तो इसको क्या TF1 बोल दें? इतना करके क्या छोड़ दें कहानी? नहीं, क्यों? क्योंकि अगर आपको यह समझना है कि फ्रीजिंग पॉइंट में जो बदलाव हुआ है और जो वेपर प्रेशर में बदलाव हुआ है उनके बीच में कनेक्शन क्या है, तो कम से कम कनेक्शन साबित करने के लिए दो तीन डेटा होने चाहिए। एक ही डेटा देख के थोड़ी बता दोगे ये इतना बदला तो वो उस रेशियो में बदला। रेशियो समझने के लिए एक से, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा ग्लूकोज और डालते हैं। थोड़ा सा और मिलाएंगे तो क्या सफेद वाला ग्राफ और नीचे आ जाएगा। तो ये और नीचे गया तो बताइए इसमें क्या मिला है? इसको क्या बोलेंगे? ये सॉल्यूशन नंबर 2 है। इसमें पानी में क्या मिला है आपने? ग्लूकोज थोड़ा सा ज्यादा। अब बताइए ऐसा हो गया तो बताइए यहां पे जहां कट करेंगे दोनों ग्राफ, इस पॉइंट पे क्या बराबर हो गया?
ये कौन है? लिक्विड सॉल्यूशन। ये कौन है? सॉलिड सॉल्वेंट। दोनों बराबर हो गए। कौन है ये? फ्रीजिंग पॉइंट किसका? सॉल्यूशन का। कौन सा सॉल्यूशन का? नंबर 2। तो TF2 बोल दें। ठीक है, अब कंक्लूड करें। देखिए यहाँ पे दो प्रकार के डिप्रेशन देखने को मिले। पहली बात तो डिप्रेशन देखने को मिला है क्या? देखिए फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ जा रहा है? पीछे, आगे? ये टेम्परेचर की एक्सेस है तो फ्रीजिंग पॉइंट पीछे जा रहा है, तो डिप्रेशन हो रहा है या एलिवेशन हो रहा है? इसीलिए हम लोग डिप्रेशन पढ़ते हैं फ्रीजिंग पॉइंट में, एलिवेशन नहीं पढ़ते। तो बताइए, जैसे जैसे हम ग्लूकोज डालते जा रहे हैं पानी के अंदर, तो फ्रीजिंग मुश्किल हो रही है या आसान हो रही है? मुश्किल हो रही है। फ्रीजिंग पॉइंट गिर रहा है या बढ़ रहा है? चाहिए बताने पहले। गिर रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट गिर रहा है मतलब अब वो कहेगा कि मैं और नीचे फ्रीज होऊंगा। कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मैं, मेरे को फ्रीज करने के लिए और कम टेम्परेचर चाहिए, तो ये काम मुश्किल है या आसान है? आपको और कम करना पड़ेगा ना टेम्परेचर फ्रीजिंग करने के लिए। तो जैसे जैसे फ्रीजिंग पॉइंट गिरता जाएगा, क्या फ्रीजिंग मुश्किल होती जा रही है? तो फ्रीजिंग धीरे धीरे टफ होती जा रही है और यहाँ पे डिप्रेशन हो रहा है। देखिए यहां से यहां तक का एक डिप्रेशन है और यहां से यहां तक का दूसरा डिप्रेशन है। एक को क्या बोलेंगे? डेल्टा TF1, और दूसरे को, ठीक है, तो ये पहला नीला वाला डेल्टा TF1 और दूसरा नीला वाला डेल्टा TF2। ये वाला डेल्टा TF2 बराबर है। अब हमें कनेक्ट क्या करना है इसको? किससे कनेक्ट करना है इसको? देखिए यहां से यहां तक का ये जो डिप्रेशन है, ये क्या हो गया? डेल्टा TF1। और ये डिप्रेशन क्या है? डेल्टा TF। रेफरेंस हमारा ये कौन रेफरेंस क्यों है ये? क्योंकि ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट है? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट से कितना डिप्रेस हुआ? पहले इतना, फिर और मिलाया तो कितना डिप्रेस हुआ? इतना। अब हमें इसको कनेक्ट किससे करना है? बराबर। कनेक्ट कैसे करेंगे? देखें, ये 3 पॉइंट पकड़ लो। बताइए, अगर ये 3 पॉइंट पकड़ लें जहां पे तीनों का फ्रीजिंग पॉइंट मिला है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर वेपर देखें कितनी बन रही है इधर, तो बताओ कितनी कितनी बन रही है? इसको यहां मिला लो, इसको यहां मिला लो, और इसको यहां मिला लो। अब बताओ ये वाला जो ग्राफ है, ये वैल्यू, ये किसका वेपर प्रेशर है? सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का। ये वाला किसका है? सॉल्यूशन का, 1 का। और ये वाला सॉल्यूशन नंबर 2 का। तो क्या बोलोगे? इसको P0 है, इसको PS1, इसको PS2। क्या डिप्रेशन हो रहा है यहाँ पे? चेक करिए। एक ये डिप्रेशन हुआ है, लोअरिंग बोल रहे, डिप्रेशन बोलने, बात एक ही। और एक ये हुआ है। एक को नाम दिया मैंने डेल्टा P1 और एक को नाम दिया डेल्टा P2। अब आ जाए सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम लगाएं, खत्म करें बात को। इस पॉइंट को ए नाम दे दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। A B C, इसको बोल दो D, इसको बोल दो E। ट्रायंगल पकड़िए ABCAD। ये देखो, ये कौन सा ट्रायंगल है? बहुत डाइल्यूट होगा तो ये लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन जैसा हो जाता है। तो ये बनेगा ABC और ये वाला AD। तो बताइए, दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं क्या आपको? दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। खींचे फटाफट। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE दोनों कैसे हैं? सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल में क्या लगा सकते हैं बताओ? क्या क्या रेशियो लगाएंगे? देखें, देखिए AC अपॉन AE, ये वेपर प्रेशर से कनेक्ट हो जाएगा। और इधर BC अपॉन D, ये किससे कनेक्ट हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट से। तो लिखो फटाफट, AC अपॉन AE इज इक्वल टू BC अपॉन D। अभी बताओ, इन सब की वैल्यू लगा दो यहां पे फटाफट। बताओ AC की वैल्यू बताओ। है AC ये रहा, देखो ये इसके करस्पॉन्डिंग मिल रहा है, देखो डेल्टा P1। यही बताओ, ये डेल्टा P2 है। तो लिख लो यहां फटाफट, डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2। आगे बढ़ो, इधर आओ, BC बताओ। ये देखो, ये BC है और ये किसके करस्पॉन्डिंग है? ये डेल्टा TF1। और D कौन है? डेल्टा TF2। तो डेल्टा TF1 अपॉन, ये सब साबित करने से बताओ क्या फायदा मिला? ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली, ये प्रूव हो गया। और एक बात आप पहले से जानते हैं, सुन लें फिर अभी एक साथ नोट कर लें। ये हमने प्रूव कर दिया। एक बात हम पहले से जानते हैं, कौन सी? तो ये तो नई बात हो गई, ये ग्राफ से मिला।
तो ऐसा भी पूछ सकता है आपसे, चार ऑप्शन बताइए ग्राफ से क्या मिला है, चार ऑप्शन दे देगा, कॉन्सेप्चुअल सवाल कुछ ही बना सकता है बीच में से। दूसरा, आपको पहले से पता है ये, पता है ना भाई, दोनों को मिला दो, तो बताओ क्या डेल्टा टी एफ छोटा एन अपॉन बड़े एन के प्रपोर्शनल आ जाएगा। और अगर ऐसा आ गया तो इसका मतलब डेल्टा टी एफ इस पर डिपेंड कर रहा है, तो डेल्टा टी एफ भी कौन हुआ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खींचे। बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ग्राफ लगभग लगभग सरल लिखा हो जाते हैं, इनमें कन्वर्जन बड़ा कम होता है। कर लो कर लो कर लो, पहले कर लो। अब इसमें देखिए कुछ घुमा फिरा के सवाल बना सकता हो ग्राफ पे। अब एनसीईआरटी डीसीईआरटी में सब बना मिलेगा, लेकिन वहां आप समझ ना पाएंगे। चले, डेल्टा टी एफ इज अ सीपी। सब कुछ देखिए वैसा ही हो रहा है जैसा डेल्टा टीबी में हुआ था, बस वहां एलिवेशन था तो यहाँ ठीक है। तो अब इसके आगे क्या हम सिमिलरली सिमिलरली बढ़ सकते हैं। अब फिर से हम उतनी मेहनत नहीं करेंगे, यहाँ इसके बाद हमने याद करो कितने केस बनाए थे, तीन, 1 2 3। अब इस बार 1 2 3 बनाने की जरूरत, क्योंकि हम समझ चुके हैं एक बार 1 ग्राम पे डिफाइन करेंगे, एक कांस्टेंट आएगा, एक बार 100 ग्राम पे और एक बार 1000 ग्राम पे। वो सब दिमाग में रखिए, सीधे सिमिलरली आइए। चलें, बताएं मामला आ गया ऐसा, इसको आप फर्दर लिख लेंगे कैसा, छोटा डब्ल्यू अपॉन M1 नीचे, बड़ा डब्ल्यू M2। फिर क्या करोगे, फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, बताइए पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए फिर से क्या फिक्स हो जाएगा, M2 फिक्स हो जाएगा। M2 के फिक्स होते ही बताओ फिर क्या लिख सकते हो, डेल्टा टी ऑफ प्रोपोर्शनल टू छोटा डब्ल्यू अपॉन M1 इंटू, फिर इसमें तीन कांस्टेंट ढूंढने थे, याद आया, एक बार 1 ग्राम, एक बार 100 ग्राम, एक बार, ठीक है। तो अब तीन बार अब नहीं ढूंढेंगे, अब सिमिलरली सिमिलरली यहां से बढ़ते रहेंगे, खींचे इतना। कल को बताइए ये जो M2 यहां से गायब हुआ है वो कहां जाके छिपेगा, है कांस्टेंट में, KF में। जो कल KB था वो आज KF बन जाएगा, कल वो KB में छिपता था आज। हम्म, परसों, नहीं नहीं बहुत से, क्या पानी गिरा है, चलें, पानी ना, वही तो कह रहे हैं। आइए आगे बढ़े, इससे पहले कि माहौल और खराब हो, आगे बढ़ जाइए, फटाफट आगे बढ़ते जाइए, रुकिए मत एक जगह। अब देखिए सिमिलरली सिमिलरली आप कहेंगे तीन कांस्टेंट आएंगे, कौन कौन से, एक बड़ा के, एक छोटा KF और एक बड़ा KF। तो ये सब बातें अब आप सिमिलरली लिख सकते हैं। तो ज्यादा आप फिर से पूरा पूरा डिटेल में करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सब एक जैसा ही है। बताइए के का नाम क्या लिखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। और बताएं बाकी दो के नाम बताओ। इसका ये 100 ग्राम पे डिफाइन होगा तो इसको बोलते हैं मॉलिकुलर, और इसको क्या बोलेंगे, मोलल। बढ़ते जाएं,
इनमें सब में रिलेशन क्या होगा बताओ? बड़ा के इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ छोटा के एफ इज इक्वल टू 1000 टाइम्स ऑफ बड़ा के एफ। कोई पूछे आपसे कि छोटा के एफ बड़े के एफ से कैसा है, तो आखिरी में आपको एक ही स्लाइड ले जानी होती तो ये ले जाइए सीधे। फिर बताइए सिमिलरली सिमिलरली आप आगे बढ़ेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। कभी भी सवाल है तो आप यही फॉर्मूला यूज करें, सिमिलर बिल्कुल। तो ज्यादा नहीं तो ये पूरी स्लाइड ले जाए। केव का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? चले, तो पहला वाला अगर आप समझ चुके हैं तो ये समझने में कोई दिक्कत है नहीं, और नहीं समझे तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर तो फ्री है वैसे ही, दोनों से एक साथ फ्री है। चलिए, भी जो बड़ा केव आपने निकाला हुआ है ये वाला, इसकी वैल्यू आर टी नॉट स्क्वायर 1000 एलवी की जगह यहाँ कौन आएगा, और यहाँ टी नॉट बी की जगह टी नॉट एफ। बताएं टी नॉट एफ क्या होता है? नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट किसका? ठीक है, एल एफ कौन है? एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फिजन। खींचते जाए। बताएं एल एफ के बाद आप एक और डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, डेल्टा एच एफ। कैसे डिफाइन करेंगे? एल एफ में क्या मल्टीप्लाई कर दो, M2, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा एच एफ। ये भी ठीक है। तो बताइए एल एफ की जगह लिख सकते हैं हम लोग क्या? के एफ आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000। बताओ एल एफ की जगह क्या लिख दें? डेल्टा एच एफ अपॉन M2। M2 कहां चला जाएगा? बताइए, ये जो M2 छिप गया था उसको ढूंढ लें, किसके अंदर छिपा हुआ है? के एफ के अंदर। पानी का के एफ आपको पता होना चाहिए। एल एफ और डेल्टा एच एफ की डेफिनेशन लिख लो जल्दी से पहले, समझने का कोई मौका नहीं मिल रहा। आसान बात है, इसमें क्या टाइम लगाना। सिमिलरली अगर पिछला समझा तो आसान है, नहीं तो फिर और आसान बताए थे। अब एक एल एफ है और एक डेल्टा एच एफ है, दोनों के नाम बताओ जल्दी जल्दी। ये कौन है? लेटेंट हीट ऑफ फिजन, और ये मोलर हीट ऑफ फिजन। डेफिनेशन लिखो पहले की और दूसरे की, पूरा नाम भी ले लेना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। पहले की परिभाषा, मोलर, मोलर MOLAR। अरे मोलर को मोलल तो नहीं बोलते हो, या फिर मोलल को भी मोलल बोलते हो? लिखिए, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। पहले वाले की डेफिनेशन लिख रहे हैं, LHOF की। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड, पहले वाले की। LHOF की डेफिनेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। आसान बात है, फ्यूजन का मतलब आप क्या कर रहे हैं? पिघला रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, हीट लगेगी। 1 ग्राम को पिघलाएंगे तो लेटेंट है, 1 मोल को पिघलाएंगे तो मोलर है।
क्या लिखा फिर आपने? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इनटू MHOF पे आइए। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, amount of heat required to convert 1 mole of solid into liquid। बराबर। एक बात और समझ लीजिए, तो सब कहानी खत्म है पूरी, मतलब जो डेफिनेशन से रिलेटेड या डेरिवेशन से रिलेटेड सब खत्म है। केएफ की वैल्यू लिख लें, पानी की पता होनी चाहिए। पानी का केएफ होता है 1.86, है ना। अब बताइए इसकी यूनिट क्या होगी? केल्विन मोलल इनवर्स, या फिर केल्विन मोल पर केजी लिख दो तो मोल -1 केजी +1। आई कहां से कोई पूछे तो बताएंगे कहां से? यहां से कैलकुलेट किया गया, क्योंकि मुझे केएफ आया कहां से, तो ये सब कैलकुलेशन लगा के निकाला गया। क्या अगर पानी की जगह कोई और सॉल्वेंट लेंगे तो केएफ बदलेगा? यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है, सॉल्वेंट का कांस्टेंट है, सॉल्वेंट बदलेगा तो ठीक है। फिर से बातें दिमाग में रखें, आगे बढ़िए। एक और बात इंपॉर्टेंट, ये सब हो गया। एक और बात इंपॉर्टेंट बताएं, ये जो ग्राफ है इसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट आपने समझा, बॉइलिंग पॉइंट आपने पहले समझा था, तो क्या सारी बातें एक ही साथ समझ सकते हैं? कहने जब फ्रीज हो रहा है तो बॉयल कैसे हो रहा होगा? उसी समय तो नहीं होगा, ये तो बात सही है, लेकिन कर तो सकते ही है। मान लीजिए मैं ये पी एक्सटर्नल का बैरियर बना दूं यहां, अब सारी बातें कंक्लूड करने जा रहे हैं। ये पी एक्सटर्नल है 1 atm। अब बताइए पहले मेरे पास कौन था? ये ग्राफ किसका? पानी का, लिक्विड सॉल्वेंट का, वेपर प्रेशर का ग्राफ। फिर मैंने इसके अंदर क्या मिला दिया? ग्लूकोज, नॉन वोलेटाइल, तो ग्राफ गिर गया, वोलेटिलिटी नीचे आ गई। फिर मैंने कहा और मिला दूं तो और नीचे आ गई। बताइए जब ये इनके वेपर प्रेशर कट करेंगे किसको? एक्सटर्नल को, तो ये और ये तीनों कौन है? ये तीनों बॉइलिंग पॉइंट किसके किसके? पहला सॉल्वेंट का, दूसरा सॉल्यूशन 1 का, और तीसरा, ठीक है। तो अगर इसी में आप बॉइलिंग पॉइंट भी दिखाना चाहें तो बताएं क्या दिखा सकते हैं? ये कौन है? TB0, ये TB1, ये TB2। बताइए ये किसका है? प्योर सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशन 1 का। ये एलिवेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है? ध्यान से देखिए तो यहाँ पे एलिवेशन हो रहा है, बराबर। अगर आप हीट करते जाएंगे, मान लीजिए आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर तो आपके हाथ में ना, ये तो बर्नर लगा के आप बढ़ाएं घटाएं आपकी इच्छा है। अगर आप ये टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते 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 बढ़ाते, ये एलिवेशन मिल रहा है यहाँ, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है? एलिवेशन। वोलेटिलिटी में क्या हो रहा है? अरे वोलेटिलिटी क्या हो रही है? सॉल्यूशन की कम हो रही है। तो कोई पूछे वोलेटिलिटी में क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे लोअरिंग या डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रहा है? अगर आप इसी को फ्रीज करें तो क्या हो रहा है? तो ये तीनों घटनाएं क्या इंटरकनेक्टेड है? चेक करिए। लेकिन आप तीनों एक साथ थोड़ी करेंगे। अब आप ये सोचें कि जिस समय बॉयल हो रहा हो उसी समय फ्रीज भी हो रहा हो, ऐसा थोड़ी होता है। फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, 0 डिग्री के नीचे जाएंगे आप। बॉयल करने के लिए 100 डिग्री के, तो आप एक कंटेनर ले लें, उस कंटेनर में पानी मिला लें, उसके अंदर ग्लूकोज डाल लें। अब आप इसको क्या कर सकते हैं? उबाल सकते हैं या जमा सकते हैं? दोनों, आपकी इच्छा है। तुम्हारे पास बर्नर है या डीप फ्रीजर है, वो तय करेगा कि तुम क्या करने वाले हो। अगर तुम्हारे पास बर्नर है तो तुम हीट करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, हेलो। और इसी को जाके अगर डीप फ्रीजर में डाल दो तो फ्रीजिंग पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा, टेम्परेचर आप घटाते जाएंगे, फ्रीज हो जाएगा। तो क्या दो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसी के साथ? एक बार इसको बॉयल करें और एक बार इसको। कंक्लूड किया जाए तो बताइए तीन घटनाएं एक साथ हो रही हैं। वेपर प्रेशर घटा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, बॉयल करने पे बॉइलिंग पॉइंट ऊपर मिलेगा, और इसलिए फ्रीज करने पे फ्रीजिंग पॉइंट पीछे मिलेगा। तो बताइए बॉइलिंग कठिन हुई या फ्रीजिंग कठिन हुई? दोनों कठिन है। वोलाटाइल की जिंदगी में जब नॉन वोलाटाइल आता है तो उसका जमना भी मुश्किल और उसका उबलना भी मुश्किल। पहले 100 पे उबलता था तो अब 100.2 पे उबलता है।
पहले 0 डिग्री पे जमा करता था, 0.2 -0.2 डिग्री पे जमता है, समझ रहे हैं? तो वोलेटाइल की जिंदगी में क्या बोलेंगे जब नॉन वोलेटाइल आता है? तो देखिए कभी कैसे समझाएगा, ऐसे देखिए, वोलेटाइल की जिंदगी में जब नॉन वोलेटाइल आता है, चित्र के साथ आपके शब्द चलने चाहिए। देखिए आ रहा है ना, धीरे धीरे आ रहा है। वोलेटाइल की जिंदगी में जब नॉन वोलेटाइल आता है, उबलना भी मुश्किल और जमना भी मुश्किल। नेक्स्ट में मिलेंगे। नहीं, जीना आसान है। खत्म हो गया टाइम, गया। नेक्स्ट में इसके सवाल लगाएंगे। भैया स्लाइड तो लाई नहीं भाई आज। अब तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, बताओ, सोच के बताओ। इसमें स्लाइड होनी चाहिए अगले टर्न पे। कितनी? 3 सॉल्यूशन की। और नहीं है मिली तो फिर अबे तुम्हारे यहाँ तो इतनी क्लास लग रही है, सबसे तुम्हारे